बर्फ की लकड़ी। बग्गी बर्फ की लकड़ी से बनी थी। अभिषेक मन ही मन तुरंत गांव के लोगों के पास गया। उन्होंने न केवल उसे बहुत सारी बर्फ की लकड़ी दी थी, उन्होंने बर्फ की लकड़ी से बनी एक बग्गी भी दी थी। वे अपना भुगतान पूरा कर चुके थे। कुछ सेकंड के बाद अभिषेक ने बग्गी से नजर डाली और अपनी नजर ढलान की ओर कर ली। अभिषेक को ढलान पर खून और साथ ही दो लाश भी दिखाई दे रही थी। कुछ गार्ड लाशों को ढलान के किनारे खींच रहे थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लाशों को जंगल में फेंक दिया। जाहिर है डाकुओं को दफनाया नहीं जाएगा, ऐसा दृश्य लग रहा था। लेकिन इसे अभिषेक को अलग भावना दी। पृथ्वी पर सामूहिक हत्याओं को भी दफनाया जाएगा। किसी को मृत्यु के बाद पृथ्वी पर हर कोई एक जैसा था, लेकिन यहाँ इन डाकुओं को यूं ही सड़क के किनारे फेंक दिया गया। ऐसे दृश्य की किसी को भी चिंता नहीं थी, लेकिन अभिषेक को ऐसा लगा जैसे यह दृश्य इस दुनिया में और धरती के बीच के अंतर को दिखा रहा है। वास्तव में यहाँ जीवन को उतने महत्व से नहीं देखा गया जितना पृथ्वी पर। अभिषेक ने बेचैनी से सोचा, मैंने उनमें से एक को मार डाला। अभिषेक को अपने सीने में कुछ महसूस हुआ, लेकिन यह उतना जबरदस्त नहीं था जितना उसने सोचा था। हर इंसान ने यह सोचा था कि कम से कम एक बार किसी और को मारना कैसा लगेगा। कुछ किशोर सोच सकते हैं कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन सच्चाई हमेशा अलग थी। मानव जीवन लेने से किसी के सीने में दबाव और गलती की ओर एक खास भावना जाग उठी। भले ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे से नफरत करता हो, जब उसे दूसरे व्यक्ति को अचानक मृत्यु हो जाती है तब भी पहले व्यक्ति को कुछ अनुविधा महसूस होती है। यह भावना कहीं अधिक होती है यदि कोई उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो। किसी और के मरने की कामना करना सामान्य बात है और यह हर समय होता है, लेकिन जब यह वास्तव में होता है तो तब भी व्यक्ति असहज महसूस करता है। हालांकि अभिषेक की भावनाएं उतनी तीव्र नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। उसने कुछ महसूस किया। क्या यह सामान्य है? मुझे नहीं पता। अरे अपनी बग्गी को मलबे से बाहर निकालो, हमें अन्य व्यापारियों के लिए ढलान को साफ करना जरूरी है। गार्ड ने अभिषेक से को उसके विचारों से बाहर निकालते हुए कहा। ओह ठीक है, क्षमा करे। अभिषेक अपनी बग्गी के पास गया और पत्थरों को बग्गी से दूर धकेल दिया। थोड़ी सफाई के बाद अभिषेक पूरी बग्गी को फिर से देख सका। रस्सी टूटने के बाद सारी बर्फ की लकड़ी वाला पिंजरा दूर हो गया था, लेकिन यह अभी भी बग्गी के करीब था। इससे बहुत मेहनत लगी, लेकिन अभिषेक आइस हुड के साथ पिंजरे को बग्गी के ऊपर रखने में कामयाब रहा और फिर बग्गी फिर से ले जाने के लिए तैयार थी। वैसे भी स्टैंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है, गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह शहर का नाम था। गार्ड ने सिर हिलाया। हाँ, यदि आप स्टोन ईगल जोन में जाना चाहते हैं तो आपको दक्षिण प्रवेश द्वार से निकलना होगा। हालांकि मैं सुझाव दूंगा कि आप रात के लिए यहीं रुके। दक्षिण जंगल यात्रा में लगभग एक दिन की दूरी है और दोपहर हो चुकी है। अभिषेक ने सिर हिलाया। धन्यवाद, उन्होंने कहा। फिर अभिषेक ने बग्गी को शहर की ओर खींच लिया। अभिषेक के शहर में जाते ही गार्ड और उनके लोगों ने ढलान की सफाई शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद अभिषेक गेट पर पहुंचा और उसने उसे बिना किसी सवाल के प्रवेश करने दी। गार्ड ने पहले ही उसकी बग्गी का निरीक्षण कर लिया था। अभिषेक ने देखा कि वास्तव में सड़कों पर बर्फ नहीं थी, लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। अभिषेक अपनी बग्गी के किनारे गया और पहियों के चारों ओर की रस्सियों को ढीला कर दिया। बग्गी के पहिए की बर्फ की लकड़ी से बने बीमों से जोड़ा गया था और वे गिरकर जमीन से टकरा गई। चारों पहियों को ढीला करने के बाद अभिषेक बग्गी के एक कोने में चला गया। अभिषेक ने कोने को उठाया और पहिए को तब तक घुमाया जब तक लकड़ी का बीम सीधा नहीं हो गया। फिर अभिषेक ने बीम को सीधा रखा और रस्सी को फिर से बीम पर बांध दिया। चारों कोनों तक ऐसा करने के बाद अभिषेक ने बग्गी को उसके पहिए से शहर के में खींच लिया। उसे खींचने में ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहियों से किसी चीज को खींचना बर्फ के बीच में बग्गी को खींचने की तुलना में आसान था। जैसे ही अभिषेक शहर में आया, कई लोगों ने उसे देखा। उन्होंने उत्तरी गेट के सामने हंगामे के बारे में सुना था और उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके लिए अभिषेक ही जिम्मेदार था। कोई भी नगरवासी बातचीत शुरू करने के लिए नहीं आया। उन्होंने देखने में अधिक रुचि थी। शहर वास्तव में बड़ा नहीं था, यह शायद केवल 1 किलोमीटर में था। आखिरकार अभिषेक एक बाजार से गुजरा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसने अपनी भारी बग्गी से कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। अचानक अभिषेक को अपनी तलवार हिलती हुई महसूस हुई। अभिषेक ने तलवार निकाली और उसे देखा। एक शक्ति ने अभिषेक का ध्यान सड़क के किनारे एक दुकान की ओर खींच लिया। स्टोर लकड़ी का बना हुआ था और
काफी चौड़ा और गहरा था। अभिषेक ने सामने की ओर पत्थरों और रत्नों और धातुओं को देखा और वह स्टोर के पीछे कई अलग अलग प्रकार के धातु देख सकता था। अभिषेक को याद आया कि वह धातु के साथ अपनी तलवार की शक्ति बढ़ा सकता है और उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कारण है कि उसकी तलवार हिल रही थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? स्टोर वह सेलमैन ने यह महसूस करने के बाद पूछा। अभिषेक ने नजर उसके स्टोर पर रखी। अभिषेक ने शांति से अपनी तलवार निकाली और काउंटर पर रख दी। क्या आपके पास सामान्य क्षेत्र के योद्धाओं के लिए उपयोगी हथियारों के लिए कुछ है? अभिषेक पक्ष ने प्रथम क्षेत्र में था, जिसे शारीरिक सेनानी के लिए सैन्य क्षेत्र कहा जाता है। सामान्य क्षेत्र दूसरे क्षेत्र था। अभिषेक जानता था कि उसका हथियार सैनिक क्षेत्र के योद्धाओं के लिए उपयोगी था, इसलिए वह धातु के साथ अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, तो उसे उसकी आवश्यकता दूसरे दायरे की थी। जब सेलमैन ने अभिषेक की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान आ गई। हम ऐसे धातु में विशेष है। राख आय धातु सामान्य क्षेत्र में योद्धाओं के लिए पसंद का धातु है, आदमी ने कहा। अभिषेक ने सिर हिलाया। इस पूरी तलवार को गहरे लोहे से कितना मजबूत बनाया जा सकता है? उसने पूछा। हम फोर्जिंग नहीं करते, आदमी ने कहा। मुझे पता है, मेरा मतलब था कि तलवार को फिर से बनाने के लिए कितने गहरे लोहे की आवश्यकता है, उसने पूछा। उस आदमी की नजरें मेज पर रखी तलवार पर पड़ी। 40 रन, उन्होंने कहा। हम अपना राग आय एक स्थानीय खदान से प्राप्त करते हैं, यही कारण है कि यह इतना सस्ता है। आपको आमतौर पर इस तरह की चीजों के लिए 50 से अधिक सोने का भुगतान करना होगा। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गई। ओह ठीक है, धन्यवाद, मैं फिर आऊंगा, उन्होंने कहा। जब सेलमैन को एहसास हुआ कि अभिषेक ने कुछ भी नहीं खरीदा है तो उसकी सांस फूल गई। फिर आना, उसने बिना किसी प्रेरणा के कहा। लगता है तुम्हें इतना इंतजार करना होगा, अभिषेक ने धीरे से अपनी तलवार को से कहा। हैरानी की बात यह है कि अभिषेक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी तलवार थोड़ी हिल गई। अभिषेक को पहले ही एहसास हो गया था कि उसकी तलवार इतनी सरल नहीं है, लेकिन वह अभी भी इसकी क्षमताओं के बारे में पता नहीं था। उसे और अधिक जानने के लिए इसे अपडेट करने की जो पर्याप्त धन तक का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर के चलने के बाद अभिषेक दक्षिण द्वार पर पहुंच गया और वह वहां से चला गया। गार्ड ने कहा था कि अभिषेक को यहीं रात बितानी चाहिए, लेकिन अभिषेक ने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। सबसे पहले अभिषेक के पास कोई पैसा नहीं था और वह आइसवुड से भुगतान नहीं कर सकता था। जब वह जमीन पर सोएगा तो शहर में रात बिताने का कोई मतलब नहीं था। अभी भी दोपहर थी और अभिषेक को अभी भी दिन में कुछ घंटों की यात्रा करने का मौका मिल सकता था। तीसरा, अभिषेक ने जंगल में सोने की आदत थी, इसलिए अभिषेक ने सीधे वाइल्ड की ओर बढ़ने का फैसला किया। अभिषेक दक्षिण प्रवेश द्वार से चला गया और सेंट वाइस्ट के पीछे दक्षिणी क्षेत्र को देखा। यह क्षेत्र के अन्य हिस्सों से बहुत अलग नहीं दिखता था, सिवाय इसके कि शायद यह थोड़ा समाप्त था। अभी भी यहाँ वहाँ कुछ पहाड़ी थी, लेकिन यह शहर के उत्तरी भाग जितनी नहीं थी। जैसे ही अभिषेक दक्षिण प्रवेश द्वार से आगे बढ़ा, उसने बग्घी के पहियों को फिर से दूर कर दिया और उसे वापस बदल दिया। फिर अभिषेक ने गहरी सांस ली और खींचना जारी रखा। अभी दोपहर हो चुकी थी और अभिषेक के पास यात्रा करने के लिए अभी भी पर्याप्त दिन था। बहुत कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभिषेक के दक्षिण पूर्व की यात्रा जारी रखी। यह बिल्कुल उपजाऊ और थकान देने वाला था। अभिषेक ने कभी कभी कुछ बड़े पक्षियों को सड़क पर उड़ते देखा और अभिषेक हमेशा उन्हें देखने के लिए रुक जाता था। वह नहीं जानता था कि आसमान में उड़ता हुआ कोई शक्तिशाली पक्षी आ जाए। ये पक्षी काफी शक्तिशाली दिखते हैं और अभिषेक को इस बात पर भरोसा नहीं था कि वे इंसानों को नहीं खाते। अभिषेक ने कुछ बड़े पक्षियों को भी अपने ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा था, लेकिन वे सभी लगभग 2 बार उसका चक्कर लगाने के बाद चले गए। वह नहीं जानता था कि वे उसकी शक्ति को महसूस कर रहे थे या वे केवल उत्सुक थे। कुछ घंटों के बाद शाम हो गई। अभिषेक ने शायद कुछ घंटों में लगभग 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा की थी, जो उसकी पसंद के हिसाब से बहुत धीमी थी। अफसोस की बात है कि बग्घी बहुत भारी थी। एक व्यापारी होना बेकार है, अभिषेक ने सोचा। पिछले कुछ घंटों में जो व्यापारी मेरे पास से गुजरे, उन्होंने अपना माल खींचने के लिए घोड़े और बैलों का इस्तेमाल कर रहे थे कि ये जानवर इन दुनिया में कितने महंगे हैं। मैंने उनमें से बहुतों को कस्बे में नहीं देखा। पिछले कुछ घंटों के दौरान कई व्यापारी अभिषेक के पास से गुजरे थे। वे सभी उनसे कहीं अधिक तेज गाड़ी चला रहे थे और वे सभी अभिषेक को आसानी से पार कर गए। उनमें से
अधिकांश अपने पीछे वाली गाड़ियां चला रहे थे, जो लेकिन इतना ही नहीं, व्यापारी के पास से उनके छोटे कारवां के साथ साथ अंगरक्षक भी चल रहे थे। इन सभी अंगरक्षकों में से अभिषेक को कुछ नजरों से देखा जो समझ में आने योग्य था। आखिरकार अभिषेक बग्गी को खुद ही खींच रहा था और वह अकेले यात्रा कर रहा था। जब भी कोई व्यापारी अभिषेक के पास से गुजरता तो वह गार्ड से कई बातें सुनता था और व्यापारी से उसे अपने नाम और अपनी विशेषताएं भी बताते थे। उन्होंने बग्गी को देखा था जिसे अभिषेक खींच रहा था। वे जानते थे कि वह आइसवुड से बड़ी रकम कमाएगा। व्यापारी के लिए अभिषेक एक संभावित ग्राहक था, लेकिन वो सब करीब 1 घंटे पहले ही बंद हो गया था। 1 घंटे पहले से कोई भी व्यापारी अभिषेक के पास से नहीं गुजरा जिससे उसे दक्षिण जंगलों की शेष दूरी के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिनका उजाला होने में अभी लगभग आधा घंटा बचा होगा। और लगभग 1 घंटे पहले सभी ने मेरे पास से गुजरना बंद कर दिया था। इसका मतलब है कि उसकी गाड़ियां शेष दूरी 1.5 घंटे में तय नहीं कर सकती। गाड़ियां लगभग 40 प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही थी, जिसका मतलब है कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर बाकी होना चाहिए। मैं लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे पास शायद लगभग 5 से 6 घंटे की यात्रा बाकी है। निश्चित रूप से मैं कुल मिलाकर यह लगभग 1 दिन की यात्रा के लायक होना चाहिए। गार्ड सही था। वैसे भी मुझे लगता है कि अब रात के लिए रुकने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि यहाँ किस तरह के जीव रह रहे हैं, क्योंकि सभी व्यापारी रात में यात्रा करने से बच रहे थे। अभिषेक ने बग्गी को सड़क के किनारे जंगल में खींच लिया और बग्गी को पार करने के लिए पर्याप्त बड़ा गैप ढूंढना आसान नहीं था। थोड़ी खोज के बाद अभिषेक को एक मिल गया। बग्गी को जंगल में डालने के बाद अभिषेक ने बग्गी को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। यार, मेरी सारी मांसपेशियां दुख रही है। थोड़ी देर खींचने के बाद अभिषेक ने अपनी तलवार निकाली और परीक्षण शुरू किया। उन्होंने परीक्षण का एक भी दिन नहीं छोड़ा था अब तक कि अभिषेक अपनी तलवार को गति से घुमाने में सक्षम था और तब भी वह हमला करता था जब तो हमले की गति के कारण कोई भी मूल्य रूप से केवल बाद की छवि ही देख पाता था। अभिषेक के विभिन्न प्रकार के हमले भी एक दूसरे से अधिक आसानी से होते थे, जिससे हमलों के बीच की अजीबता खत्म हो जाती थी। अभिषेक को अपनी लड़ाई में नफरत थी और उसने इससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की थी। लगभग 1 घंटे तक तलवार घुमाने के बाद अभिषेक पसीने से भीग गया सामान्य था। अभिषेक पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी एक मोटी शाखा पर बैठ गया। अभिषेक के आसपास के पेड़ भी अभी भी ज्यादातर सूखीधारी थे, लेकिन वह लंबे समय से छोटी सुइयों से भरी शाखाओं पर बैठने का आदी हो गया था। अभिषेक पेड़ों पर इसलिए सो रहा था क्योंकि वह सावधान रहना चाहता था। उसे पता था कि यहाँ किसी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और यदि उसे किसी से लड़ना होता तो वह पहल करना पसंद करता। यदि वह रात को गाड़ी पर रुकता तो आसपास की हर चीज उस पर ध्यान देती। एक पेड़ पर रहने से सभी जिज्ञासु आंखें सबसे पहले गाड़ी की ओर आकर्षित होगी, जिससे अभिषेक को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अनुमति मिलेगी। अभिषेक ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। ध्यान ने कुछ हद तक नींद में काम किया, लेकिन फिर भी उसने हर 2 दिन में लगभग 6 घंटे सोना पड़ता था। अभिषेक इतना मूर्ख नहीं था कि किसी अज्ञात क्षेत्र में सो सके। अभिषेक धीरे धीरे अपने ध्यान में खो गया। उसकी सभी मांसपेशियां कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभिषेक ने उस समय के लिए ध्यान करना जारी रखा जब उसे सोना चाहिए। बिना परीक्षण के ध्यान करने में अभिषेक की शक्ति नहीं बढ़ेगी, लेकिन यह बेकार नहीं था। अभिषेक अब तक मन को नियंत्रण करने में बहुत अच्छा था, लेकिन ध्यान के हर 2 सत्रों के बाद मन को नियंत्रण करने की उसकी क्षमता और भी बेहतर हो गई। अभिषेक का शरीर मन के बिना नहीं था। हाँ, उसके मन का उपयोग मुख्य रूप से उसके शरीर को करने के लिए किया जाता था, लेकिन अभिषेक ने देखा था कि उसकी सभी मांसपेशियों के अंदर भी कुछ मन संग्रहित था। अभी वह संग्रहित मन सुख मुख्य रूप से चोटों को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने में भंडार के रूप में कार्य करता था। मैना वह अभिषेक के बेहतर नियंत्रण के साथ उसने देखा कि संगीत मैना का उपयोग उसके अभ्यास के दौरान किया जा रहा था। अभिषेक को एहसास हुआ कि संगीत मन किसी जिगर में संगीत चिन्ह के समान काम करता है। शरीर को चलाने के लिए किसी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
जो मुख्य रूप से उसके जिगर की संगीत ग्लूकोज से आती है। कम से कम पृथ्वी पर जो एहसास ऐसा ही था। जब ग्लूकोज का उपयोग किया गया तो शरीर से वसा जला दी, लेकिन वसा जलाना कहीं अधिक जटिल था और प्रक्रिया काफी विरुद्ध थी। वसा जलाने से शरीर ग्लूकोज जलाने जैसी विस्फोटक शक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। एक पुरुष एंथलीन के रूप में अभिषेक को ये सभी बातें जाननी थी। तो मन कैसे विभिन्न हुआ। अभिषेक ने जो देखा था उसके अनुसार मन चीनी के उत्तम उन्नत संस्करण की तरह काम करता था। इधर उधर घूमने से अभिषेक का शरीर मैना का उपयोग कर रहा था। अभिषेक के शरीर में मन का निश्चित पूर्जन भी था, जो उसे पूरे दिन काम करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। मैना का निश्चित पूर्जन इतना मजबूत था कि अभिषेक को अंतकाल तक दौड़ने की अनुमति मिल गई। यह मानते हुए कि उसे सोने या खाने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि अभिषेक ने अपने पूरी शक्ति से दौड़ना, कूदना या काटना शुरू कर दिया तो वह पूर्ण उत्तर होने की तुलना में कहीं अधिक मन का उपयोग करेगा। यह तब और भी पागलपन भरा हो गया जब उसने खुद को घायल कर लिया। जाहिर तौर पर किसी चोट को ठीक करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मन की आवश्यकता होती है। अतीत में जब अभिषेक घायल हो जाता है तो उसका मन भंडारण लगभग पूरी तरह से केवल एक चोट को ठीक करने में ही समाप्त हो जाता था। लेकिन अब ऐसा होने से रोकने के लिए अभिषेक के पास अपने मन पर पर्याप्त नियंत्रण था। जाहिर है, चोट को ठीक करने की तुलना में इधर उधर कूदना और लड़ना जारी रखने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण थी। मन को काबू करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक ने ध्यान करते हुए सोचा, मन तकनीकी रूप से ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली रूप है और आप मूल रूप से पर्याप्त ऊर्जा के साथ ही कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि मैं अपने शरीर में मन का उपयोग केवल इधर उधर कूदने और हमला करने से कहीं अधिक के लिए कर सकता हूँ। अन्य प्रकार के उपयोग भी होने चाहिए। ठीक है, मुझे उस एकेडमी में शामिल होने के बारे में ये सभी चीजें सीखनी चाहिए। मैं वास्तव में स्कूल जाने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे स्कूल से हमेशा नफरत रही है। अभिषेक ने एक टहनी पर कुछ गिरने की आवाज सुनी। अपनी आंखें खोली। अभिषेक ने ध्वनि के स्रोत को देखा और उसे एक परिचित जानवर दिखाई दिया। अरे अरे अरे, एक और जमे हुए झील का हिरन। अभिषेक ने छोटे हिरन को देखते हुए सोचा, इसके सींग छोटे हैं और वे चमकते नहीं है। मैं यह भी महसूस नहीं कर सकता कि इसमें से कितना मन आ रहा है। यह निश्चित रूप से मेरे द्वारा मारे गए से कमजोर है। हिरन सावधानी से अभिषेक की बग्गी की ओर बढ़ रहा था। बग्गी पर ढेर सारी बर्फ की लकड़ी थी और हिरन को बर्फ की लकड़ी बहुत पसंद थी। कोई कह सकता है कि यह भूखा था, हालांकि यह एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिससे भूख महसूस होती हो। अभिषेक ने हिरन को लालच से देखा। अभिषेक पेड़ पर बैठा था, जबकि उसके नीचे आग जल रही थी। आग के पास मांस के भरे कई कटार लटके रहे और अभिषेक अभी उसमें से एक कटार खा रहा था। समय समय पर अभिषेक नीचे कूदता था, एक और कटार निकालता था और वापस पेड़ पर चला जाता था। वह अभी भी निश्चित नहीं था कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के जीव रहते हैं, इसलिए उसने छुपे रहने की कोशिश की। जो कोई भी यहाँ आता था उसका ध्यान आग की ओर, बग्गी की ओर आकर्षित होता था, जिससे पहले अभिषेक को छोड़नी पड़ती थी। काफी सारा मांस खाने के बाद अभिषेक ने बचे हुए कटार को आग से निकाला। उसे अपने कुछ हस्ती कपड़ों से उसके चारों ओर रखे और उन्हें बग्गी पर रख दिया। वह कल यात्रा के समय उन्हें खाएगा। कुछ घंटे बीत गए और अब काफी रात हो चुकी थी। तभी अभिषेक को कुछ आने का एहसास हुआ। अभिषेक ने आने वाले प्राणी को न तो सुना था न तो देखा था, लेकिन उसने महसूस किया कि बहुत सारा आइस मैना उसकी ओर बढ़ रहा है। अभिषेक धीरे से शाखा से उठ खड़ा हुआ और चुपचाप अगले पेड़ की ओर चला गया। अभिषेक घबराहट की भावना दिखाई दी, लेकिन उसने खुद को शांत कर रहने के लिए मजबूर किया। बर्फ मैना विस्थापित होने की मात्रा को देखते हुए यह संभव दूसरे क्षेत्र का प्राणी है और यह निश्चित रूप से पहले चरण में नहीं है। मैं उससे नहीं लड़ सकता। अपने अस्थायी शरीर से 2 पेड़ों को दूर ले जाने के बाद अभिषेक के वातावरण में आइस मैना का महसूस करने की ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अभिषेक के दिमाग में उसने आइस मैना की एक बड़ी नीली गेंद को अपने पुराने शरीर की ओर बढ़ते देखा। मैना की नीली गेंद का व्यास लगभग 2 मीटर था, जिससे अभिषेक थोड़ा भयभीत हो गया।
ऐसा महसूस होता है कि यह उतना लंबा नहीं है जितना चौड़ा या लंबा है, लेकिन फिर भी यह काफी लंबा है। मुझे आश्चर्य है कि वह किसी प्रकार का प्राणी हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि अभिषेक ने कुछ भी नहीं सुना। जंगल पूरी तरह से शांत था, जो एक डरावना विचार था। इस इतने आकार के प्राणी को इस प्रकार का शोर करना चाहिए। निश्चित रूप से कीट बिल्ली भी मूर्ख प्राणी थी, लेकिन उसे अंधेरे में लगाव था। अभिषेक को पूरा यकीन था कि डार्कनेस एबिलिटी से पेस्ट केस्ट को चुप रहने की अनुमति दी थी। फिर भी जो प्राणी अभी अभी अभिषेक के शरीर में दाखिल हुआ था, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बर्फ का आकर्षण। अगर मैं आइस मैना को नहीं समझ पाता तो जीवित रहना भाग्य पर निर्भर होता। मैं अपनी शाखा पर ही, और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगती। मुझे अपनी शाखा पर न देखकर मेरा अस्तित्व पूरी तरह से इस पर निर्भर होता। अभिषेक की धारणा के अनुसार प्राणी अभिषेक के कैंप फायर से पहले रुक गया, और फिर अभिषेक को लगा जैसे यह ठंडा हो गया है। क्या इससे आग बुझ गई? अपनी आत्मीयता के कारण संभव इसे आग पसंद नहीं है। तभी अभिषेक को महसूस हुआ कि कोई जीव उसकी बग्गी की ओर जा रहा था। आइस वुड से बना था, जिससे काफी मात्रा में आइस मेहनत थी। उसकी वजह से अभिषेक की नजर में बग्गी भी नजर आ रही थी। मुझे आशा है कि यह सारी बर्फ का उपयोग नहीं करेगा। जीव बग्गी के पास गया और कुछ सेकंड के लिए उसके सामने रुक गया। उसके बाद प्राणी की प्रतीक गेंद बग्गी के ऊपर से गुजर गई। अभिषेक घबरा गया। यदि वह चीज आइस वुड के सारे आइस मैना को खा जाती तो सब कुछ व्यस्त हो जाता। सौभाग्य से जीव केवल बग्गी के चारों ओर घूम रहा था। वह उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चक्कर लगाने लगा। उसके पास रुक गया। जाहिर है बग्गी को लेकर काफी उत्सुकता थी। जीव बहुत इधर उधर घूमता रहा, लेकिन अभिषेक ने कभी भी उसमें से कोई आवाज नहीं सुनी। कुछ सेकंड बाद अभिजीव ने आइस मैना को अवशोषित किए बिना बग्गी को छोड़ दिया, और फिर भी अभिषेक को लगा कि यह उसकी ओर आ रहा है। वह बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके पेड़ की ओर जरूर आ रहा है। क्षण भर में निर्णय लेते हुए अभिषेक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, और अभिषेक ने अपने सामने एक बर्फ का विस्फोट किया और तेजी से पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया। अभिषेक की धारणा में आइस मैना की गेंद अनिश्चित रूप से गति के साथ अभिषेक के आई ब्लास्ट की दिशा में चली गई। अभिषेक को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसके बाद अभिषेक धीरे धीरे चुपचाप पेड़ से नीचे उतर गया और अपनी बग्गी को ओर बढ़ गया। उस चीज में आइस एफिलिटी है, और यह संभव है आइस मैना को भी महसूस कर सकता है। शायद ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बाईं भुजा से थोड़ा सा आइस मैना आ रहा है। अभिषेक की धारणा में आइस मैना की नीली गेंद तेजी से जंगल के चारों ओर घूम रही थी। वह पेड़ों के ऊपर जा रही थी, पेड़ों के नीचे जा रही थी, और उसे पेड़ों के चारों ओर दौड़ रहा था। उसे अचानक बहुत अधिक हिममानव महसूस हुआ, और वह मूल की खोज कर रहा था। अभिषेक को अपनी बग्गी की और तेजी से न बढ़ने के लिए अपने पूरे नियंत्रण का उपयोग करना पड़ा। उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना था। आखिरकार जीव उस पेड़ पर वापस चला गया था जिस पर अभिषेक अभी अभी गया था। अभिषेक को लगा कि कैसे जीव पेड़ पर चढ़ गया और उसके चारों ओर घूमने लगा है। अगर अभिषेक वहां रहता तो उसे देख लिया जाता। अभिषेक बग्गी के पास पूछा और धीरे धीरे उसके नीचे रेंगने लगा। फिर वह निश्चित रूप से और मौन रह गया। उस चीज में आइस एफिलिटी थी, और यह स्पष्ट रूप से आइस मैना को महसूस कर सकता था। अभिषेक के बाएं हाथ को खराब हो गया था और इसे निपटना पड़ा। अभिषेक ने अपनी बाह में मौजूद आइस मैना को सभी आइस मैना के ढकने का फैसला किया। अभिषेक को उम्मीद थी कि आइस मैना क्यों उसकी बाईं भुजा को मौजूदा आइस मैना के छोटे टुकड़े से अधिक चमकेगा। प्राणी के आसपास के सभी अलग अलग पेड़ों का निरीक्षण किया, लेकिन अंत वह बग्गी में वापस चला गया। फिर यह बस उसकी स्थान पर रुक गया जहां अभिषेक का कैंप फायर हुआ था। अभिषेक ने बग्गी के नीचे से अपनी आंखें खोली और व्यंत प्राणी को देख सका। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शांत था। 8 लंबे नीले हिमलव जमीन पर बर्फ के साथ मिल रहे थे। यह ऐसा था मानो बर्फ और हिमगढ़ एक ही चीज हो। जब भी वह जीव अपने हिमलंगों को हिलाता था, तो वह हिमलंगों का एक छोटा सा हिस्सा पीछे छोड़ देता था। यदि कोई इस भागों की तलाश नहीं
करता तो वह उन पर ध्यान नहीं देता। वे बर्फ पर केवल कुछ छोटे नीले धब्बे थे। अभिषेक ने भी अपने नीचे की जमीन पर नजर डाली और उसे वही नीले धब्बे दिखे। यह जीव पहले भी यहाँ आ चुका था। जीव को देखने के लिए अभिषेक ने अपना सिर थोड़ा आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से यह एक नीली मकड़ी थी। यह पुरानी रूप से लंबे पतले पैरों वाली एक उन प्रकार की मकड़ियों में से एक था। फिर भी इसके पैर वास्तव में पैर नहीं बल्कि केवल लंबे हिमलव थे। केवल उनके वास्तविक शरीर में ही मांस था। अपने पैरों सहित यह लगभग 2 मीटर चौड़ा था। इसने अपने पैरों को शुद्ध बर्फ से बदल दिया था। अभिषेक ने सोचा, मकड़ी कभी कभार ही इधर उधर घूमती थी और अभिषेक ने अनुमान लगाया कि वह शायद किसी कंपन को महसूस करने की कोशिश कर रही है। मकड़ी लगभग 1 मीटर तक तीन रही और अभिषेक को 1 घंटे के समान लगा। फिर मकड़ी धीरे धीरे दूर चली गई और अपने पीछे बर्फ पर नीले धब्बे छोड़ गई। थोड़ी देर के बाद अभिषेक इसे और नहीं देख सका और अपने धारणा के साथ आसपास की जमीन जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मकड़ी कुछ देर तक धीमी गति से यात्रा करती रही, लेकिन फिर वह अचानक एक तरफ हट गई। अभिषेक को मकड़ी की गति उसकी धारणा की सीमा से बाहर महसूस हुई। अभिषेक ने एक जानवर की दर्दनाक चीख सुनी। अभिषेक ने गहरी सांस ली और गहरी हाथ छोड़ी। मकड़ी को अपना शिकार मिल गया, जिसका मतलब था कि वह जहाँ से आई थी वहाँ लौट जाएगी। वह करीब था। अभिषेक ने अंत आराम करते हुए सोचा, सौभाग्य से मैं इसमें बर्फ जैसा आकर्षण था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भविष्य में और अधिक सावधान रहने की जरूरत थी। अभी मैं आइस वार्ड जोन में हूँ, जो आइस मैना से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में लगभग सभी जानवरों में बर्फ से जुड़ा हुआ है, जो मुझे उनके मुझ तक पहुंचने से पहले उसे समझने का एक तरीका देता है। हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। फ्रॉग ईगल जोन संभव पवन आकर्षण वाले जानवरों से भरा है और वे पवन मन को महसूस नहीं कर सकता है। मैं काफी ताकतवर हूँ, लेकिन जंगल में अभी भी कई जीव है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अगर इससे मदद मिल सकती है तो मुझे बाहर रहने से बचना चाहिए। मैं बहुत घमंडी हो गया हूँ। अभिषेक ने सिकुड़ती आंखों से सोचा। अभिषेक ने धीरे से बग्गी को छोड़ दिया और अपने पेड़ पर वापस चला गया। बग्गी अभी भी आइस एफिनिटी वाले सभी प्राणियों के लिए एक मुख्य भोजन था और अभिषेक पहले से ही इसके नीचे गया था, क्योंकि मकड़ी ने पहले ही इसकी पूरी तरह से जांच कर ली थी और सौभाग्य से शेष रात में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ। तब अभिषेक ने दिन की पहली किरण देखी तो उसने एक गहरी सांस ली। जारी रखने का समय।